गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोहता महाविद्यालय की बीए पार्ट सेकंड की होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे ऊन की विशेषताएं। ऊन की प्राप्ति किस प्रकार से होती है उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज उसकी विशेषताओं की बात करेंगे कि ऊन में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। विशेषताओं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक विशेषता के बारे में। भौतिक विशेषताओं में हम सबसे पहले उसमें पढ़ेंगे संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि ऊन है, ऊन का कंपोजिशन क्या होता है, ऊन के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। ऊन के अंदर कार्बन पाया जाता है, ऊन के अंदर कार्बन होता है जिसकी मात्रा 49% होती है। उनके अंदर कार्बन पाया जाता है, 49% होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है इसमें 24% होता है, 24% है वो ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। अब इसके बाद में इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन इसमें होता है, इसके अंदर 16%, हाइड्रोजन होता है इसमें 7% और सल्फर की जो मात्रा होती है वो होती है इसमें 4%। तो अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें कि जो ऊन है, ऊन के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन 49% पाई जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा 24% पाई जाती है, नाइट्रोजन 16%, हाइड्रोजन 7% और सल्फर 4%। अब आपने ये देखा होगा कि जितने भी हमने रेशे पढ़े उसमें कार्बन था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन भी था, किसी में नाइट्रोजन, लेकिन जो सल्फर होता है वो केवल किसके अंदर होता है, सल्फर जो पाया जाता है वो इसके अंदर ऊन के अंदर पाया जाता है। ऊन का रेशा है वो प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन प्रधान होता है। यह एक ऐसा रेशा है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अतिरिक्त इसमें सल्फर भी पाया जाता है। ये सभी तत्व आपस में मिलकर कैरोटीन बनाते हैं, कैरोटीन नामक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये कैरोटीन नामक क्या होता है, कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, उसका यह निर्माण करते हैं। और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन जो इसका प्रतिशत है वो आपको बताया कितने प्रतिशत इसके अंदर पाया जाता है। अब इसके संगठन के बाद में हम इसकी बात करते हैं, इसके माइक्रोस्कोपिक व्यू की बात करते हैं। संगठन हो गया, अब इसमें सूक्ष्म द्रष्टीय संरचना की बात करेंगे। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, पहला था संगठन, दूसरा है सूक्ष्मदर्शीय रचना। सूक्ष्मदर्शीय जो संरचना होती है, ऊनी जो रेशे होते हैं वो अनियमित रूप से टेढ़े मेढ़े होते हैं। आप देखते हैं ऐसे लगते हैं जैसे घुंघराले बाल हो, घुंघराले बालों की तरह ये दिखाई देते हैं। यह मध्य भाग से थोड़ा गोलाकार एवं दो इसके जो किनारे होते हैं, जो बीच में जो होता है ये इसमें से क्या दिखाई देता है, थोड़ा सा गोल गोल दिखाई देता है, लेकिन जो इसकी एजेस होती है, दोनों किनारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, नुकीले दिखाई देते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ऊनी रेशों को जब देखते हैं, इसकी अनुप्रस्थ काट करते हैं तो इसमें देखने पर 3 परतें हैं वो दिखाई देती है। जब इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से इसको देखते हैं इस प्रकार से, इसमें अनुप्रस्थ काट जब करते हैं, अनुप्रस्थ जब काट करते हैं यानी कि ये रेशा है ऐसे और इसको ऐसे काटते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में जब इसको काटते हैं तो इसकी संरचना
ये मैं बड़े बड़े बना रही हूँ इसके अंदर। ये इस प्रकार से दिखाई देता है। ये जो होता है इसका सेंटर होता है। अब इसमें सूक्ष्मदर्शी रचना में देखने पर अनुप्रस्थ जब इसकी काट करते हैं, अनुप्रस्थ काट होती है जो हम हॉरिजॉन्टल वे में जब इसको करते हैं तो अनुप्रस्थ काट में इसकी 3 परतें दिखाई देती हैं। 3 परतें होती हैं, ये होती है बाहर की परत, ये अंदर की परत और ये होती है मध्य परत। ये 3 होती हैं, 3 परतें होती है इसके अंदर। जो बाह्य परत या बाह्य क्या होती है, बाह्य परत होती है, बाह्य परत या इसे क्यूटिकल कहते हैं। बाह्य परत या इसे क्यूटिकल कहते हैं। जो दूसरी परत होती है मध्य परत या कार्टेक्स कहलाती है। ये वाली परत मध्य परत या इसे कॉर्टेक्स कहते हैं, मध्य परत या कॉर्टेक्स कहलाती है। और जो अंदर की जो परत होती है वो मेडुला कहलाती है। अंदर की जो परत होती है वो मेडुला कहलाती है। तो जब सूक्ष्मदर्शी रचना से ऊन को देखते हैं तो इसकी अनुप्रस्थ काट जब करते हैं तो अनुप्रस्थ काट में इसके 3 परतें दिखाई देती है, बाह्य परत, मध्य परत और ये जो होती है वो अंदर की परत होती है। अब जो ये क्या कहलाती है, बाह्य परत होती है वो क्यूटिकल कहलाती है, मध्य परत होती है वो कॉर्टेक्स कहलाती है, जो अंदर की परत होती है, अंदर जो परत होती है वो मेडुला कहलाती है। ये इसकी परत होती है। जो ये बाहरी परत होती है ये रेशों को सुरक्षा प्रदान करती है और इसीलिए इसे सुरक्षात्मक परत भी कहा जाता है। बाह्य परत को सुरक्षात्मक परत कहते हैं। इस पर छोटी छोटी पपड़ी के समान है वो सल्के दिखाई देती है, यानी स्केल्स दिखाई देते हैं इनके ऊपर। ये परतें जो दिखाई दे रही है बाहर, अगर आप रेशे को ऐसे देखते हो तो ऐसे ऐसे पपड़ी दिखाई देती है, ऐसे लगता है जैसे पपड़ी है। तो ये जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सल्के कहलाती हैं। सल्के या स्केल्स, स्केल्स कहलाते हैं ये जो परत होती है ये। तो ये क्या है, सल्के होती है। ये सल्के एक दूसरे पर ओवरलैप किए हुए होती हैं, ओवरलैपिंग किए होते हैं, एक दूसरे पर ये चढ़ी हुई होती हैं। सल्कों की जो संख्या होती है वो प्रति इंच 1000 से कम इतनी दूरी में, जैसे कि 1 इंच की बात करते हैं तो 1 इंच में कितनी मिलेंगी, ये 1000 से 4000 की संख्या होती है वो मिलती है। 1000 से लेकर 4000 तक इनकी संख्या मिलती है। कम से कम 1000 और ज्यादा से ज्यादा 4000 तक सल्के हैं वो इसमें पाई जाती है। और सल्कों की जो संख्या है वो ऊन की क्वालिटी को बताती है, ऊन की क्वालिटी बताती है। ये क्या करते हैं, उत्तम कोटि के ऊन में सल्कों की संख्या अधिक होती है, यानी कि जिसके अंदर स्केल्स ज़्यादा मिलेंगे, जिस भी रेशे के अंदर सल्के ज़्यादा मिलेंगी, उसका मतलब होता है कि वो ऊन है वो अच्छी क्वालिटी की है। और इसके अपोजिट अगर सल्के कम होंगी, स्केल्स कम होंगे तो क्या मतलब होगा उसका, यही कि जो ये ऊन है वो लो क्वालिटी की होगी। ये तो थी बाहरी परत, इसमें हो गया। बाहरी परत की बात होगी। अब अंदर की जो परत है, मध्य जो परत है उसकी बात करते हैं, जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स ऊनी जो उसका मध्य भाग है, यह बहुकोशिकीय होता है, मल्टीसेलुलर होती है, यह गोलाकार होती है। इसके मध्य में एक खोखली नलिका होती है, परंतु सभी ऊनी रेशों में यह आवश्यक रूप से नहीं पाया जाता है। उत्तम श्रेणी के जो रेशे होते हैं उनमें अत्यंत कम विकसित होता है, या कईयों में क्या होता है कि ये
उपस्थित ही नहीं होता है। ये हम किसकी बात करते हैं? अंतःपरत की बात कर रहे हैं। अंतःपरत में क्या होती है? खोखली नलिका होती है जिसे मेडुला कहा जाता है। ये गोलाकार होती हैं और ये अत्यंत कई बार क्या होती है? कम विकसित होती है, जैसे कईयों में तो विकसित कम होती है, कई जो रेशे हैं उनके अंदर ये पाई भी नहीं जाती है, जिसे क्या कहते हैं? मध्य अंतःपरत कहते हैं या इसे मेडुला कहा जाता है। अब हम इसमें आगे इसकी बात करते हैं, इसके सूक्ष्मदर्शी रचना के बाद में हम इसकी बात करते हैं, इसमें व्यास की बात करते हैं, इसके डायमीटर की बात करते हैं कि जो ऊन का रेशा होता है उसका डायमीटर कितना होता है। ऊन के रेशे का जो डायमीटर होता है वो लगभग 0.0005 से लेकर 0.0015 इंच होता है। इतने से लेकर, ये पॉइंट है यहाँ पर, 0.0005 से लेकर कितने तक? 0.0015 इंच तक इनका व्यास होता है। अतः अन्य सभी प्राकृतिक रेशों से, जैसे कि कपास है, लिनन है, रेशे है, उन सभी से जो ऊन का रेशा होता है वो मोटा ज्यादा होता है। देखने में भी पता चल जाता है कि ऊन का रेशा और रेशों के कंपैरिजन में मोटा होता है, यानी इसकी मोटाई ज्यादा होती है, व्यास ज्यादा होता है। ऊनी रेशों का व्यास जितना कम होगा वह उतना ही महीन और उत्कृष्ट कोटि के रेशे बनते हैं, धागे बनते हैं, कपड़े बनते हैं उनसे। अगर मोटा रेशा है तो उससे निम्न कोटि के अंतर्गत उसको काउंट किया जाता है। ये इसमें व्यास की बात होगी। अब हम इसमें बात करते हैं, इसकी लंबाई की बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होती है। लेंथ की बात करते हैं कि ऊन का जो रेशा है इसकी लंबाई कितनी होती है। ऊन के रेशों की लंबाई है वो सामान्यतः 1 से लेकर 4 इंच तक इनकी 1 इंच से लेकर 4 इंच तक की इनकी लंबाई होती है, परंतु कभी कभी इनकी लंबाई 7 से लेकर, कभी कभी इनकी लंबाई 7 इंच से लेकर 8 इंच भी हो जाती है। मोस्टली है वो इतनी पाई जाती है, 1 इंच से लेकर 4 इंच इनकी लंबाई पाई जाती है, परंतु फिर भी कभी कभी क्या है, किसी किसी रेशो में क्या है, इसकी लंबाई 7 से 8 इंच पाई जाती है। अब इससे जो एक ऊनी वस्त्रों के लिए 1 से 3 इंच तक की रेशो का उपयोग किया जाता है। ऊनी रेशो के लिए जब हम वस्त्र बनाते हैं, ऊनी वस्त्र बनाते हैं तो 1 से लेकर 3 इंच तक के लंबाई वाले रेशे यूज करते हैं। लेकिन अगर इससे लंबे रेशे होते हैं तो उनसे कौन से बनते हैं? 3 से ज्यादा या 4 से ज्यादा, 3 से ज्यादा जिनकी लंबाई होती है उनसे वस्टर्ड वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऊनी और वस्टर्ड 2 प्रकार के वस्त्रों के बारे में बताया था। तो लेंथ जिनकी कम होती है उनसे ऊनी रेशे बनाए जाते हैं और जिनकी लेंथ अधिक होती है उनसे वस्टर्ड वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अब इसमें चमक की बात करते हैं कि ऊनी रेशों की चमक कैसी होती है। लस्टर की बात करते हैं कि इनमें लस्टर कैसी होती है, चमक। ऊनी रेशों की जो चमक है वो भेड़ों की जाति, किस्म, उनके आहार, उनके स्वास्थ्य आदि पर डिपेंड करती है। जितनी अच्छी उनको जलवायु मिलेगी, जितना अच्छा उनको आहार मिलेगा, तो उनके रेशे हैं उत्तम कोटि के ऊन में कम परंतु अनोखी चमक होती है। निम्न कोटि के ऊन में अत्यधिक चमक वह कभी कभी बहुत ज़्यादा चमक हो जाती है कि वो हमें अच्छी भी नहीं लगती है। तो अच्छी क्वालिटी के जो रेशे होंगे उनमें जो चमक तो मिलती है लेकिन वो एक अलग सी ही चमक होती है जो हमारी आंखों को अच्छी लगती है। तो ये हो गई हमारी इसमें चमक की बात। अब इसमें कलर की बात करते हैं। ऊनी रेशों में कलर, रंगों की बात करते हैं, रंग कैसे होते हैं। ऊनी रेशे प्राकृतिक रूप से ही विविध रंगों में उपलब्ध होते हैं। जब इनको लेते हैं नेचुरली, ये क्या है, इनसे कई प्रकार के रंग होते हैं इनमें। इसका रंग जैसे सफ़ेद हो गया, सफ़ेद से ग्रे, भूरा और कभी कभी काला भी होता है। रेशों के मध्य के कॉर्टेक्स में रंग वर्णक यानी कि मेलानिन नामक वर्णक पाया जाता है। रेशों के मध्य में क्या है, अभी आपको बताया था कॉर्टेक्स होता है। उस कॉर्टेक्स के कारण ही इनमें क्या होता है, रंग वर्णक होता है,
जो क्या कहलाता है, मेलानिन कहलाता है। इस मेलानिन के कारण ही रेशों के रंगों के बारे में पता चलता है, ये रंग वर्णक पाया जाता है। उन्हीं रेशों को आसानी से रंगा जा सकता है, इनको रंगना आसान होता है और परंतु इसे श्वेत उज्ज्वल बनाए रखना कठिन होता है। इसको व्हाइट बना के रखना, मेंटेन करके रखना बहुत ही मुश्किल होता है। धूप एवं वायु से रेशे हैं वो पीले हो जाते हैं, अतः इन्हें ब्लीच करना आवश्यक हो जाता है। रंग के बाद में मजबूती पे आते हैं कि इसकी मजबूती कैसी होती है। ऊनी रेशे हैं वो निर्बल होते हैं, भीगने के पश्चात इनकी मजबूती और भी कम हो जाती है। 25 से 30% से लेकर 30% तक इनकी मजबूती है वो भीगने के बाद कम हो जाती है। हमने कॉटन का रेशा पढ़ा, लिनन का रेशा पढ़ा, तब पढ़ा था कि वो भीगने के बाद क्या हो जाती है, उनकी स्ट्रेंथ 20 से 30% तक इंक्रीज हो जाती है। कॉटन की 30% तक इंक्रीज हो जाती है और लिनन की बात की थी तो 20% तक क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वहीं हम इसकी बात करते हैं कि ऊनी रेशा है वो भीगने के बाद कमजोर हो जाता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो मजबूती होती है वो कम हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना कि ऊनी रेशे भीगने के पश्चात कमजोर हो जाते हैं और कपास और लिनन है वो भीगने के बाद में मजबूत हो जाते हैं। अतः ऊनी वस्त्र धोते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनकी जो तनाव सामर्थ्य यानी इनकी जो तनाव को सहने की, झटके को सहने की जो क्षमता होती है वो धोते टाइम कम होती है, इसलिए इन्हें आराम से धोया जाता है। प्रत्यास्था की बात करते हैं कि ऊनी रेशों में प्रत्यास्था कैसी होती है। प्रत्यास्था की बात करते हैं, प्रत्यास्था कैसी होती है। ऊनी रेशे में अपना मौलिक व आकार आकृति प्राप्त करने का अद्भुत विलक्षण गुण विद्यमान होता है। यह अपनी मौलिक लंबाई से 30 से 40% अधिक खिंच जाता है और खिंच जाने के पश्चात ये अपनी वास्तविक जो स्थिति होती है ये उसी में आ जाता है। वास्तविक स्थिति के बावजूद ये शरीर में फिट हो जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि ऊनी वस्त्र है वो जैसे आपने अपने लिए बनाए हैं तो आपसे मिलता जुलता जो साइज है, जैसे कि कम पतला है उसको भी फिट हो जाएगी और आपसे डबल है तो उसको भी फिट हो जाती है। तो क्या होता है कि उसकी इलास्टिसिटी के कारण, प्रत्यास्था के कारण ही वो हर किसी को एडजस्ट हो जाती है, उसके फिट हो जाती है। तो 30 से 40% तक ये क्या है, खिंच जाता है, इसको खिंच जाता है अपनी मौलिक जो लंबाई होती है। प्रतिस्कंदता की बात करते हैं कि इसकी प्रतिस्कंदता कैसी होती है। अगर प्रत्यास्था अच्छी है तो इसकी प्रतिस्कंदता भी अच्छी ही होगी। ऊनी रेशों में सभी प्राकृतिक जो रेशे हैं उनकी अपेक्षाकृत यह गुण अधिक पाया जाता है। जितने भी नेचुरल फाइबर है उनसे उनमें सबसे ज़्यादा प्रतिस्कंदता का जो गुण है वो ऊन में पाया जाता है। इसे कितना भी दबाकर अथवा मोड़कर रखा जाए, जैसे कि हम ऊन को कितना ही मोड़ लेते हैं, कितना ही दबा के छोड़ दें, जब इसको वापस कपड़ों के बीच में से हटाते हैं तो आप देखते हो वापस फूल के अपनी शेप को ग्रहण कर लेता है और इसे ज़्यादा इस्त्री करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। साथ ही वस्त्र हैं वो टिकाऊ बने रहते हैं, पहनने के पश्चात ये शरीर है उस पर फिट बैठ जाते हैं। प्रतिस्कंदता भी ऊन की महीनता पर निर्भर करती है। उत्कृष्ट कोटि के श्रेष्ठ ऊन में प्रतिस्कंदता का गुण है वो सबसे ज़्यादा होता है। मेरिनो जो ऊन है उसमें 25 से 30% क्रिम्प प्रति इंच प्रतिस्कंदता होती है, जबकि निम्न कोटि के होते हैं उनमें 1 से 2 क्रिम्प प्रति इंच प्रतिस्कंदता पाई जाती है। क्रिम्प यानी चुन्नटें जो होती है, रिंकल्स जो है। अब आ जाएगी इसमें अवशोषकता की बात आ जाएगी। अब जोरबेंसी की बात करते हैं कि इसकी अवशोषकता कैसी है। ऊनी वस्त्रों में 30% तक वातावरण से नमी सोखने का गुण रहता है। इसके बावजूद भी ये वस्त्र गीले नहीं रहते हैं। इनमें नमी का वाष्पीकरण भी शीघ्रता से होता है, अतः ये वस्त्र ठंडे प्रदेशों के लिए उत्तम एवं वस्त्र
उत्तम वस्त्र इनसे बनाए जाते हैं। बर्फ की पहाड़ियों, हिमालय की चोटियों के आसपास रहने वाले जवानों, पर्वतारोहियों का ड्रेस भी ऊनी वस्त्रों से ही कई परतों को आपस में मिलाकर बनाया जाता है, ताकि ठंड, शीत एवं बर्फ से उनकी सुरक्षा हो सके। शिकन प्रतिरोधकता, ऊनी रेशे शिकन प्रतिरोधी होते हैं। इनमें शिकन नहीं पड़ती है, इनमें रिंकल्स नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि इनमें प्रतिस्पंदता का अच्छा गुण होता है, प्रत्यास्था का अच्छा गुण होता है, इसी वजह से इनमें रिंकल्स नहीं आते हैं। और इनको कितना ही दबा लो, कितना ही मरोड़ लो, ये पुनः अपने शेप को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु ऊनी को अन्य रेशों के साथ मिलाने से यह गुण है वो विलुप्त हो जाता है। अगर हमें इस और किसी रेशों के साथ में इसको ब्लेंड कर दिया जाता है, इसको मिश्रित कर दिया जाता है, तो इसकी जो ये क्वालिटी है वो वहां पर छिप जाती है। सफाई और धुलाई, ऊनी वस्त्रों को साफ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ऊनी रेशों के ऊपर क्या पाए जाते हैं? सल्के पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं, जिनसे इनकी सतह है वो थोड़ी खुरदरी होती है। तो इनमें धूल कण, मिट्टी वगैरह होती है, वो इनमें डस्ट वगैरह वो इसमें आकर रुक जाती है, जिससे इनको थोड़ा सा गंदगी ज़्यादा दिखाई देने लग जाती है। अतः इनकी धुलाई है वो आवश्यक है। इन्हें नरम ब्रश से इन्हें साफ करना पड़ता है। और ऊन की शुष्क धुलाई है वो शुष्क एवं गीली दोनों विधियों के द्वारा की जाती है। ऊन को ड्राई क्लीन भी करवाया जाता है और इसको गीली विधि के द्वारा भी साफ किया जाता है। सफाई और धुलाई के बाद इसमें आता है इसमें धूप एवं प्रकाश का प्रभाव, कि ऊन के रेशों पर धूप और प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। धूप और प्रकाश के प्रभाव की बात करते हैं। ऊनी रेशे पर धूप का बुरा प्रभाव पड़ता है। सूर्य की जो बैंगनी किरणें होती हैं वो ऊनी रेशों की जो गुणवत्ता होती है उसको नष्ट कर देती है, खत्म कर देती हैं, जिससे इनके रेशे कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए ऊनी वस्त्रों को सुखाते समय उन पर एक पतला कपड़ा है वो गिरा दिया जाता है, ताकि इनको जो डायरेक्ट सनलाइट है इनके ऊपर ना पड़े और ऊनी रेशे खराब ना हो। अतः ऊनी वस्त्र को हल्के हाथों से क्या होता है, धूप और प्रकाश का प्रभाव ना पड़े, इसलिए इसको ध्यान रखते हैं। रगड़ का प्रभाव, इसमें रगड़ का प्रभाव आ जाएगा। इसके अंदर सूखे ताप का प्रभाव, फफूंदी का प्रभाव, नमदा बनाना, रगड़ का प्रभाव आपको बताया कि ऊनी जो रेशा होता है वो भीगने के पश्चात कमजोर हो जाता है, इसीलिए इसे सॉफ्ट हाथों से आराम से धोया जाता है, या इनको ड्राई क्लीन करवाई जाती है और इनको आराम से दबा दबा कर धोया जाता है, ना कि इनको रगड़ रगड़ कर धोया जाता है। अब इसमें सूखे ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? ऊनी वस्त्रों का सूखे ताप पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बुरा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अतः इस पर कभी भी हम डायरेक्ट इस्त्री नहीं करते, डायरेक्ट प्रेस नहीं करते हैं। प्रेस करने से पहले हल्का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा लगाते हैं या फिर न्यूज़पेपर लगाकर इसको प्रेस की जाती है। जलने पर ऊनी रेशे जलते नहीं है। लो हटा लेने के पश्चात ये स्वतः बुझ जाते हैं।
अब इसमें फफूंदी का प्रभाव क्या पड़ता है? ऊनी वस्त्रों पर फफूंदी का आक्रमण नहीं होता है, परंतु अगर इन्हें नम वातावरण में या इनको नमी वाले वातावरण या ऑलरेडी इनमें थोड़ी हल्की फुल्की नमी रह जाती है तो इन पर फफूंदी अटैक कर देती हैं और ये इनको खराब कर देते हैं। कारपेट बीटल एवं कीड़े ऊनी को पूरी तरह से खा जाते हैं और वस्त्र में छेद कर देते हैं। ऊनी वस्त्रों को अच्छी प्रकार से सुखाकर ही इनको स्टोर करना चाहिए। इनको गीली अवस्था में स्टोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब इसमें नमदा की बात आती है कि इसमें नमदा कैसे बनाया जाता है, नमदा क्या होता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नमदा क्या है। नमदा किसे कहते हैं? नमदे में ऊनी रेशे अधिक नमी एवं गर्मी दबाव के संपर्क में आकर आपस में जुड़ जाते हैं। आपको क्या बताया था कि ऊनी रेशों में एक पतली है वो नीचे शीट लेते हैं, बिल्कुल कागज की तरह पतली शीट लेते हैं और इसमें छोटे छोटे जो रेशे होते हैं, बचे हुए रेशे होते हैं, उनसे नमदा बनाया जाता है। उन रेशों को यूज में लिया जाता है। तो बचे हुए जो ऊनी रेशे होते हैं, इनको जो ये पतली शीट होती है इसके ऊपर पहले कुछ एडेसिव लगा देते हैं, कुछ चिपकाने वाला पदार्थ है वो इसके ऊपर लगा देते हैं। इसके ऊपर वो लगाने के बाद जैसे कि गोंद होता है और गोंद के ऊपर हम मिट्टी डाल दें या बुरादा डाल दें तो उसके ऊपर वो चिपक जाता है। ठीक वैसे ही जो ये पतली शीट होती है इसके ऊपर जो चिपकाने वाला पदार्थ है वो इसके ऊपर लगा देते हैं और फिर उसके ऊपर है ये रेशे जो होते हैं वो इनके ऊपर डाल दिया जाता है। इनके ऊपर डालने के बाद ये इनको नमी और ताप और दाब के संपर्क में इसके ऊपर इसे मशीनों में यांत्रिक विधि द्वारा बनाया जाता है। इसमें मशीनों में इसको पास करवाया जाता है तो इसके ऊपर दाब पड़ता है और ताप और दाब की वजह से टेम्परेचर भी होता है इसके अंदर और दाब भी पड़ता है। उन दोनों की वजह से ये है जो रेशे होते हैं उसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो इसमें या तो डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, इसके अंदर डिजाइनिंग के द्वारा अलग अलग कलर की ऊन है उनका प्रयोग करके इसको बनाया जा सकता है। तो नमदे जो होते हैं वो घरों में जैसे कालीन वगैरह होते हैं इस टाइप के होते हैं, या इन्हें ओढ़ने के लिए हल्के फुल्के जो कंबल होते हैं उनको बिछाने के लिए इनको प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से नमदा बनाया जाता है। ये नमदा ऊनी रेशे अधिक, इन्हीं ऊनी रेशे में क्या होता है इसी वजह से इनसे कई बार क्या है, इनसे कालीन है, जूते हैं, टोपी है, वो भी कालीन, दरी, टोपी इत्यादि इनसे कई प्रकार के वस्त्र हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये हो गई हमारी इसकी भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं के बाद में इसके आता है रासायनिक विशेषताएं। इसके अंदर रासायनिक विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएंगी? रासायनिक विशेषताएं, अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव, पसीने का प्रभाव, ब्लीच का प्रभाव और रंगों का प्रभाव आदि। अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है ऊनी रेशों पर? तीव्र एवं जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं वो इनके संपर्क में आकर जब ऊन के संपर्क में आ जाते हैं तो कुछ ही मिनटों में रेशों को गला देते हैं, उनको खराब कर देते हैं। तो इनके ऊपर तीव्र जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें सांद्र घोल में रेशे का रंग है वो खराब हो जाता है। तो ऊनी रेशों में ऊनी रेशों तनु जो अम्ल है उनका हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्हें अम्लीय रंगों में रंगा जाता है जो एसिडिक डाइज होती है, इसीलिए एसिडिक डाइज से इनको रंगा जाता है। क्षार की बात करते हैं कि तीव्र एवं सांद्र क्षारीय घोल ऊनी रेशों को हानि नहीं बल्कि नष्ट कर डालते हैं।
कड़े साबुन या शोधक पदार्थों के प्रयोग से ऊनी वस्त्र खराब हो जाते हैं, इसीलिए आप क्या करते हैं, इनके ऊपर जो रोए और जो रोए होते हैं वो और भी कड़े और मोटे हो जाते हैं और इनका कलर भी खराब हो जाता है। सफ़ेद ऊनी वस्त्र हैं वो पीले पड़ जाते हैं, वह उनका प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए ऊन की धुलाई है वो नरम, मृदु एवं उदासीन जो सॉफ्ट जो साबुन होते हैं या डिटर्जेंट्स होते हैं उनका प्रयोग इन पर किया जाना चाहिए। इसीलिए हम आप देखते हो घरों में अगर साबुन का बाई चांस अगर इनके ऊपर उपयोग करते हो तो आप देखोगे रेशे हैं वो कड़े हो जाएंगे और उनकी जो नेचुरल जो कलर है, उनकी जो चमक है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए मोस्टली हम क्या करते हैं, इजी का यूज़ करते हैं, जो एक सॉफ्ट डिटर्जेंट होता है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है? अम्लीय रंगों के ऊनी प्रति ऊनी रेशों का बहुत ही गहरा सादृश्य है, अभी आपको बताया। इससे क्षारीय वेट रंग आदि से भी रंगा जा सकता है, इस पर समान रूप से और पक्के रंग चढ़ते हैं। ब्लीचिंग तीव्र विरंजक जैसे हाइपोक्लोराइड, जैवलवेटर, हाइपोक्लोराइड या जैवलवेटर एक ही चीज है का ऊनी रेशों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। रेशे नष्ट हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं, अतः ऊनी वस्त्रों को ब्लीच करना पड़े तो वह सफ़ेदी लाने हेतु विरंजक पदार्थ जैसे हाइड्रोजन पेराऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। दाग धब्बे छुड़ाने हेतु सोडियम पेराऑक्साइड एवं पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, परंतु प्रयोग के पश्चात उन्हें अच्छी प्रकार से साफ पानी से धो लिया जाता है। अगर इनके ऊपर हल्का फुल्का लगा रह जाता है ब्लीचिंग एजेंट तो वो उसको खराब कर देते हैं। पसीने का क्या प्रभाव पड़ता है? जो इसके ऊपर ऊनी वस्त्रों को अगर पसीने युक्त बिना धोए ही इनको स्टोर करके रख देते हैं तो इन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार पसीने के संपर्क में आकर वस्त्र पर ये पसीना जम जाता है और कलर भी खराब हो जाता है। अगर पसीने के प्रकृति जो क्षारीय है तो ऊनी जो रेशे होते हैं वो निर्बल हो जाते हैं। अम्लीय प्रकृति वाले पसीने का कोई ज़्यादा हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, ऊनी वस्त्रों पर इनका ज़्यादा हानिकारक नहीं पड़ता, इसीलिए ये तो हो गया हमारा पसीने का प्रभाव। तो आज की क्लास में हमने किया ऊन की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के बारे में। तो ऊन का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।